ट्रंप ने बोला जेलेंस्की क्या तुम मॉस्को को मार दोगे? जेलेंस्की ने बोला हाँ। फिर इसने बोला मैं तो न्यूक्लियर मार दूंगा। पुतिन ने फिर ये कहता अच्छा सुनो तुम मॉस्को को फिलहाल छोड़ दो। ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बड़ा ऐलान, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन ने कहा। पुतिन के सबसे करीबी लोगों में से एक दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि अब पूरे के पूरे यूरोप पर बम बरसा देना चाहिए। पुतिन ने अपने 2 कार्यकाल पूरे होने के बाद दिमित्री मेदवेदेव को ही रूस का राष्ट्रपति बनाया था और उन्हें पुतिन के हाथों का एक तरीके से कठपुतली भी माना जाता है और यह भी माना जाता है कि दोनों एक दूसरे की छाया के तौर पर हैं। ऐसे में अगर दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा की है तो इस पर जाहिर है दुनिया गंभीरता से सोचेगी। कहा है अब तो वक्त आ गया है कि यूरोप पर बम गिरा देना चाहिए। मतलब अब यूक्रेन से बात आगे बढ़कर यूरोप की तरफ जा रही है और इधर ट्रंप के कॉल जा रहे हैं कि तुम समझौता करो, सिर्फ 50 दिन बचे। देखिए सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने उससे पूछा, ये हमने कवर करा था प्रतिशोध में। ट्रंप ने बोला जेलेंस्की क्या तुम मॉस्को को मार दोगे? जेलेंस्की ने बोला हाँ। फिर इसने बोला मैं तो न्यूक्लियर मार दूंगा। पुतिन ने फिर ये कहता अच्छा सुनो तुम मॉस्को को फिलहाल छोड़ दो। ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। टैको बोलते हैं, TACO, टैको खाने वाला टैको होता है। एक टैको है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये अमेरिका में बड़ा फेमस चल रहा है आजकल, ट्रेंड कर रहा है अमेरिका में। टैको मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये भाई आज धमकी देता है, कल बैक ट्रैक। इसीलिए मैंने बोला था, सबको मैं बोलता हूं, जब ट्रंप धमकी देता है घर जाओ 3 दिन के लिए सो जाओ, ये 3 दिन के अंदर भाई अपना दिमाग बदल के कुछ और कह देगा। ये जो टेंशन नहीं लेने का। ये जो आप टैको कह रहे हैं जी पीके श्रीवास्तव सर, हिंदुस्तान में तो इसके लिए पलटू राम कहा जाता है, किसी एक नेता को आप जानते हैं। तो अब वो पलटू राम भी कई बार कॉम्प्लेक्स में आ जाते होंगे कि यार मैं कहां ठहरता हूं इनके आगे। बिल्कुल नहीं ठहरते, आप बिल्कुल सही कह। ट्रंप के आगे आज कोई नहीं ठहर पा रहा है ना। इतनी पलटी हमने यही देख ली है। और टैको वर्ड वहां बहुत पॉपुलर है। टैको बेल्स करके टैको मिलता है और लोग खाते रहते हैं। अब लोगों ने टैको का एक्सपेंड कर दिया कि भाई ये हम खा रहे हैं। ट्रंप ऑलवेज चिकन, ट्रंप ऑलवेज चिकन। और ये टैको आजकल बड़ा चल रहा है ना। मैंने पहली बार जब देखा टैको है क्या, रोटी के बीच में हमारी जो सब्जी बीच में हम दबा के खा लेते थे ना, बिल्कुल आज भी खा लेते हैं रोटी के बीच में। अब वो उनकी रोटी के बीच में सब्जी दबाते हैं तो उसको नाम देते हैं टैको। आपको लगता है अरे बड़ा फैंसी नाम है, ये है टैको की हकीकत। और टैको की हकीकत वो जो ट्रंप कर रहे हैं। अगली खबर यह है, ईरान के 2 बड़े कमांडरों की मौत। 5 दिनों में हुई दोनों कमांडरों की मौत। ईरानी कमांडरों की मौत के पीछे कई दावे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि 1988 में कोई केमिकल वेपन मारा गया था इजराइल की तरफ से। इन दोनों को एक तरीके से डंक मार के छोड़ दिया गया था और ये 38 साल बाद भाई लोग दोनों सिधार गए। मतलब ये भी चल रहा है। अब वर्दी पहनने वाला नहीं कोई ईरान में। वर्दी पहनने वालों की कमी होती जाएगी। वो कहेंगे हमें सिविल में रखो। नहीं वो अरे सर, वो जैसे PF वगैरह में पैसे जमा कराते हैं तो चक्रवर्ती जो आप कहते हैं ब्याज, ये चक्रवर्ती वाली मार ये तब मारा था 88 में, कहते हैं कोई केमिकल वेपन मारा था और आज उनकी डेथ हुई है। पता नहीं क्या चक्कर है। ये वेपन के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते लिखते हैं। हमें तो वही मुझको ये भी लगता है गुप्त वेपन है। हाँ नहीं हाँ नाम याद आया दिनेश, ये मोसाद वेपन है। ये मोसाद वेपन है जो 38 साल पहले स्टैब्लिश हुआ था ईरान में। डंक अब मार दिया है। नहीं मुझको एक चीज और लगती है सर कि हो सकता है मोसाद का जब इस तरीके का रौला हो गया है, इतना पूरी दुनिया में वो जाना जाता है, यहाँ कई लोग भाई लोग अपना स्कोर सेटलिंग भी उसकी आड़ में कर लेते होंगे। बगल वाले को टपकाया, हो सकता है मोसाद हो। अब ये हजम नहीं होता कि 38 साल अगर लेड जैसा कोई स्लो पॉइजन भी दे रहे हो भाई साहब, तो 10-15 साल में खेल खत्म हो जाना चाहिए। यहाँ इतने दिनों तक रोक कर अगर जा रहा है कोई 38 साल, तो हो सकता है वहां कहीं आपस में स्कोर सेटलिंग होती है, मोसाद ने कर दिया। जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि मोसाद के नाम का नारियल वहां पे फोड़ दिया हो। लेकिन अब इसके पलटवार में जब मोसाद का नाम चली गया है तो अब देखना कल एक ईरान का या परसों एक ईरान का बैलिस्टिक बयान आएगा। स्टेल्थ आ चुका है, अब बैलिस्टिक बयान आएगा, उसके बाद क्रूज बयान आएगा, सारे बयान आएंगे, ड्रोन बयान आएगा, सारे के सारे बयान ईरान के आएंगे। अब आप देख लीजिएगा कि अब हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे बयान बच गए, बता रहे हैं आपने चक्रवर्ती बोल दिया सर। अरे चक्रवर्ती तो सम्राट होता है, चक्रवृद्धि था एक्चुअली। हो सकता है ये यहाँ पे जुबान फिसली हो, मर्म समझ रहे हैं हमारे दर्शक। अगली खबर देखिए, अमेरिका ने TRF को घोषित किया आतंकी संगठन। TRF ने ही पहलगाम में मचाया था कत्लेआम। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ही ब्रांच है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातें करता रहा है ये TRF। अब मुझको एक चीज और लगती है, लश्कर-ए-तैयबा वो आ गया फिर जमात-उद-दावा के साथ, आपने सबको इसको ही बैन कर दिया, इसको ही बैन कर दिया। अब ये आ गया ये TRF का फिर से बैन हो सकता है, ये उस तरीके से हो जाए। अमेरिका ने तो मान ही लिया। जी ये इस तरीके के नाम बनाते रहेंगे, बैन होते रहेंगे, लेकिन पर्पस का सर्व होगा नहीं।
देखिए मैं आपको बताता हूं दिनेश भाई, सिंपल सी बात है, इसके बैन होने से ठीक है, ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत की। भारत ने अमेरिका को कन्विंस करा। कांग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर जयशंकर एंड टीम। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू से एंड प्लेस ऑन रिकॉर्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यही चीज तो लश्कर तैयबा के साथ हो चुकी है। उसने 26/11 कर दिया जो उसको करना था। जैश ए मोहम्मद को पुलवामा करना था, उसने करा। क्या उसके पहले वो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी? क्या यूएन और यूएस उसको आतंकी संगठन नहीं समझते थे? समझते थे। टीआरएफ को भी समझ लिया। हमें ये यूएस ने जो करा भाड़ में जाए। हमने क्या करना है ये हमें देखना है। जब हमें पता है कि टीआरएफ के ठिकाने पाकिस्तान में, मैं अक्सर कहता हूं नल जो है ना, इसका नल, आतंकियों का नल, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में घुस के नल बंद करना पड़ेगा। कश्मीर में ऑपरेशन करने का ज्यादा फायदा नहीं है, लिमिटेड फायदा। दिनेश, इसको भी IWT ट्रीटी टाइप जो इंडस वाटर ट्रीटी है, वहां भी नल बंद करना पड़ेगा। अब ये टंकी ही रोकनी पड़ेगी सर, रोकनी पड़ेगी। और गौरव, एक फर्क पड़ेगा जरूर, ये जो जाके मौज करते थे यूएस में, वो मौज नहीं कर पाए। अच्छा, यूएस का ट्रैवल बंद हो जाएगा। और अगर उन्होंने तो सर ये बताइए, द रेजिस्टेंस फ्रंट की जगह ये द रेजिलियंस फ्रंट नाम से आप सामने आ गए। नाम हाँ, तो नाम बदलेंगे फिर सामने आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, ये बात है। लेकिन ये बंदे जो उसमें अभी लिस्टेड हो गए हैं, इनका जाना आना बंद हो जाएगा यूएस में। इनका अगर कुछ वहां घर वगैरह है तो फ्रीज हो जाएगा। इतना ही फर्क पड़ेगा। ये तो वहां जाना चाहते हैं सर, यूएस कहां जाना? हाँ, नहीं, ये वाले नहीं जाना चाहते। नहीं, यूएस में चाहते हैं। 72 यूएस में थोड़ी मिलती है, तो ऊपर मिलती है सर। लेकिन 72 हूर औरों को भेजेंगे ना, जो मदरसे में रखा है। तो मैं भारतीय सेना से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऊपर जाना चाहते हैं तो आप व्यवस्था कीजिए। फिर व्यवस्था कीजिए, फिर तो किसी भी नाम से आए व्यवस्था हो जानी बहुत बार कह चुके हैं कि प्रीएम्प्शन इज द बेस्ट वे। हाँ, और वो जो आप कह रहे हैं ना सर कि नल बंद होना चाहिए, अब तो सर तारा सिंह टाइप नल उखाड़ देना चाहिए सर। हाँ, अब और आधे पाकिस्तानी पहनते, अब देखिए जरा, आप देखिए पाकिस्तान, जज्बा देखिए आप। आधे पाकिस्तानी पहनते हैं सेकंड हैंड कपड़े। गैलप और गिलानी पाकिस्तान ने किया सर्वे, वहां का एक सर्वे, ये ग्रुप है गैलप एंड गिलानी। उन्होंने सर्वे में बताया कि 48% पाकिस्तानी पुराने कपड़े खरीदते हैं। सेकंड हैंड बाजारों से स्वेटर, कोट, कुर्ते खरीदते हैं। अब आप ये तो जानते हैं किस तरीके के हथियार खरीदते हैं, वो तो आपको मालूम है। अब ये कपड़े कैसे आप किसी का कपड़ा पहन सकते हैं क्या? सोचिए। और मुझे तो लगता है कि ये किस तरह के कपड़ों पर किया गया है, जो हम अंदर पहनते हैं कपड़े, क्या उस पर भी ये सर्वे? और मैं तो ये कहता हूं ये निश्चित रूप से वैसे कपड़े भी सेकंड हैंड पहनते होंगे। राम राम राम। हाँ, मुझे तो ये लग रहा है सर। और ये गैलप एंड गिलानी, ये 48% लोग जी सर कैसे पहन सकता है कोई दूसरे का उतरन कपड़ा? पहन रहे हैं। उतरन पहन रहे हैं 48%। अच्छा, लेकिन किसकी? अब पता नहीं सर, जिसकी ये सर ये नहीं, मुझको लगता है सर आधे साल इनके चीन से आते होंगे, आधे साल अमेरिका से आते होंगे, बाकी बचे खुचे समय में तुर्की दे देता हो। जो अंदर की बात कर रहे हो तुर्की से आता है। जो आप बात कर रहे हैं अंदर की, वो मामला तुर्की से आता है, ठीक है। और बाकी जो है वो थोड़े से अमीरी वाले कपड़े अमेरिका से और नॉर्मल वाले चाइना से, जो अमेरिकन ने पहन के फेंक दिया, जो चाइनीज ने पहन के फेंक दिया, और जो तुर्की ने अंदर वाला पहन के फेंक दिया, वो डायरेक्टली पैक करके भेजो एज एड पैकेज टू पाकिस्तान। ये खुद ही कह रहे हैं भाई साहब 48। ये कौन से 48? ये यानी कि हाफ ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन उतरन पहन रही है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं समझ गया जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गैलप एंड गिलानी की जगह अगर गैलप एंड सम स्वेट होता या कुछ और होता, गिलानी ना होता उसमें, तो ये 48% की जगह 98% होता। आप ये कहना चाह रहे हैं शायद? ये अगर ऐसा है तो ये अंदर की बात है, आज सामने आ गई है, ये बाहर आ गई है। असल में पाकिस्तान को लगता है सेकंड हैंड की आदत पड़ गई है। सेकंड हैंड सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। पीके श्रीवास्तव सर ये आपको बताएंगे सर। देखिए, कपड़े नहीं है तो लंदा बाजार है वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लंदा बाजार बने हुए हैं। ये क्या होता है? कराची में जहाँ ये कपड़े मिलते हैं। हो। पूरा बाजार का बाजार है। अच्छा। पूरा पाकिस्तान उसी में घुस लगा हुआ। उत्तरायण उन्होंने बताई ना, उत्तरायण बाकी लोगों की तो आ गई, वो जनरल जो उतारते वो भी तो जाएगा वहीं पर। अच्छा, नहीं तो जनरल भी वहाँ क्या उतरन पहन रहे हैं? जनरल वो नहीं पहन रहे हैं, वो तो माल सब ले रहे हैं ना। अच्छा। अपनी उतार के अपनी कौम को दे रहे हैं। अब ये कौम जज्बे में है और जनरल उतार के दे रहे हैं। जनरल कब्जे में है। जनरल के कब्जे में आवाम है और कौम यहां जज्बे में है। अगली खबर देखिए, भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डिजाइन मिसाइल की टेस्टिंग। डीआरडीओ ने एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ETLDHCM का टेस्ट किया। 11,000 किलोमीटर की स्पीड से अटैक। मौजूदा ब्रह्मोस, अग्नि और आकाश से काफी एडवांस है ETLDHCM। सर ये आने की ये क्या चीज है, क्या बला है, और अब पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा होगा? प्रोजेक्ट विष्णु में दिनेश 12 तरह की मिसाइल्स बनेंगी। उसमें से एक ये है, और ये मिसाइल जो बनी है वो इंडिजिनस है। स्क्रैम इंजन चाहिए इसको बनाने के लिए। और एक बात याद रखिए, बैलिस्टिक और क्रूज, ये क्रूज मिसाइल है।
क्रूज मिसाइल का मतलब यह है कि कोई भी रेडार, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, चाइना, कहीं भी इसको न तो पकड़ पाएगा, टेरेन हगिंग जा सकती है, मतलब बिल्कुल जमीन के जमीन से चिपक के और उसको पकड़ेंगे कैसे आप, और बीच में मैनोवर कर सकते हैं आप इसको, तो यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। बैलिस्टिक में प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी प्रोजेक्टाइल होती है, एक तो टाइम मिलता है, आप देख सकते हैं जमीन के करीब होगी, ब्रह्मोस से 3 गुना कहते हैं, 8 गुना, 8 गुना स्पीड, ब्रह्मोस से 8 गुना ध्वनि की रफ्तार से, ओह माय गॉड, 8 गुना ध्वनि की रफ्तार से 11,000 किलोमीटर। हाँ, मतलब ब्रह्मोस की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा, आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा, जमीन के करीब, राडार तो भूल जाए किसी भी तरीके का पकड़ने से। कोई अभी तक तो कोई नहीं है, रेंज 500 को चैलेंज कर सकती है। सर रेंज क्या है पाकिस्तान के हिसाब से, जरा रेंज समझाइए। पाकिस्तान तो 1500 2000 तक है। पाकिस्तान तो तब पार करे जब इसका तेल खत्म हो जाए। ठीक है, वो जो स्कूटर को टेढ़ा करके स्टार्ट करके निकलते हैं ना पेट्रोल पंप तक, उतने में तो पाकिस्तान को ठोक देगी। और रिजर्व लगने से भी आगे वाली स्थिति आ जाए तब भी ये पाकिस्तान को तो पार कर ही लेगी। और अब भारतीय नौसेना का अल्ट्रा एडवांस युद्धपोत, अगली खबर देखिए, भारत कैसे दिनों दिन सशक्त होता जा रहा है उसकी खबर देखिए। अल्ट्रा एडवांस युद्धपोत पहले दौरे पर चेन्नई पहुंचा, चेन्नई पोर्ट पर आईएनएस नीलगिरी का जोरदार स्वागत। स्वदेशी आईएनएस नीलगिरी अगली पीढ़ी का स्टेल्थ फ्रिगेट, 15 जनवरी को पीएम मोदी ने युद्धपोत का कमीशन किया था। आप देख रहे हैं नेवी को हर दिन कैसे स्ट्रांग बनाया जा रहा है, हर एक दिन आप नेवी से जुड़ी कोई ना कोई खबर देखते हैं, और इसकी वजह यह है कि भारत ये समझ रहा है, और ये मेजर गौरव आर्य और पीके श्रीवास्तव हमारे दोनों गेस्ट आपको लगातार ये बताते रहे हैं कि भारत का जो समुद्री तट है उसको पूरा महफूज करना है, और साथ में चाइना की तरफ से हमारे समुद्री इलाकों में आने वाली थ्रेट को आने वाले दिनों, और पाकिस्तान तो है ही, उसका कराची भी हमको लगातार देखते रहना है। सर ये हर दिन जी आपको नया चैप्टर अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है नेवी? सिर्फ चैप्टर अनफोल्ड नहीं दिख रहा है, ये चैप्टर इंडिया में लिखे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ। ये और नेवी का मैं बता रहा हूं आज की तारीख में भी 95% ऑफ द स्टफ दैट द नेवी यूजेस एंड मैन्युफैक्चर्स इज इनसाइड इंडिया। नेवी का डिजाइन ब्यूरो है, नेवल डिजाइन ब्यूरो इसको बनाता है, डिजाइन करता है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं, कभी आपके मसगांव डॉक्स वाले हैं, मुंबई वाले, वो बनाते हैं। ये सारा का सारा माल अंदर बनाया गया है, स्टेल्थ फ्रिगेट्स बना रहा है। अब देखिए ना, विक्रांत बना दिया कि नहीं बना दिया, तो फिर ये सब क्या चीज है इनके लिए, बहुत बड़ी बात थोड़ा है। सो दे आर मेकिंग द टॉप प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड फॉर द नेवी एंड दे आर मेकिंग इट इन इंडिया। ये सबसे बड़ी जीत है। सिर्फ ये नहीं कि नेवी में नया जहाज आया, ये जीत नहीं है कि नेवी में जहाज आया, जीत ये है कि वो इट इज मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन। भारत की तरफ से बनाया जाने वाला, भारत की ही कंपनियों की तरफ से बनाया जाने वाला, भारत के लिए इस तरीके का एक तरीके से स्टेल्थ फ्रिगेट, दिखाई ना देने वाला फ्रिगेट। सर ये आप तो हमेशा कहते रहे कि नेवी हमेशा से खुद मुख्तार ज्यादा रही है दोनों के मुकाबले, अगर आप आर्मी और एयरफोर्स की बात करते हैं, लेकिन अब ये कहां जा रही है बात? ये जो स्टेल्थ है दिनेश, ये बहुत मुश्किल है समुद्र में, क्योंकि इसका रेडार क्रॉस सेक्शन भी कम होगा और एकॉस्टिक सिग्नेचर भी कम होगा। अच्छा, क्योंकि सोनार से भी नहीं, सोनार से, हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। और ये लड़ाकू शिप है, फ्रिगेट है, और इसके अंदर हमारी, जैसे गौरव ने बोला, ये सबसे बड़ी उन्नत बात यह है कि इसमें अपने देसी सामान लगे हैं, पराकेट भी है और ब्रह्मोस लगे हुए हैं। तो ये 8 ब्रह्मोस है इसके अंदर, 8 मार सकती है, और बराकेट भी 4 हैं। तो इसके अंदर सारी क्षमता जो आप देखते हैं, मारक क्षमता और जाने की क्षमता, जैसे कहते हैं मूव, वो भी अपनी अपनी है। कराची में कैसे सुनी जा रही होगी ये खबर? बस हाँ, ये सुनिए, किसी दिन कर दें हैप्पी दिवाली, तो पता लग जाए कराची में। तो अब 2 स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट, अगली खबर देखिए। एक साथ पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज पर मिसाइलों का सफल परीक्षण। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत मिसाइल टेस्ट। अच्छा, ये मैंने देखा था बीते दिनों, हमेशा होता था कि अगर हम कोई टेस्ट करें तो होड़ लगा के पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने यहाँ जरूर जला के फुर्र करता था। इन दोनों नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, इन दोनों थोड़ा सा पाकिस्तान सहमा हुआ है। सेकंड हैंड कपड़े खरीद रहा है, सेकंड हैंड कपड़ा खरीद रहा है, और सेकंड हैंड मिसाइल वो एक्चुअली क्या करता है, जैसा मैंने बताया था ना, वो हरा पेंट कर रहा है चाइनीज मिसाइल में। उड़ जा काले कागा, उड़ जा काले कागा जी, ये कर रहे हैं ये लोग। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप। ये जो आप कह रहे हैं ना, अग्नि का इन्होंने टेस्ट करा है, और पृथ्वी 2, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपने पृथ्वी 2 बोला, बहुत ही शानदार। और अब ये इनको पता लग गया है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का, ये जो है पूरा फ्रेज एसएफसी का, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ये दिनेश भाई मैं काफी टाइम के बाद मीडिया में सुन रहा हूँ, काफी टाइम के बाद। और जितने भी ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और एडवांस सिस्टम्स हैं, ये सब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंडर आते हैं, और ये दिखाता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद रियलाइजेशन की कितना इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली, जो गौरव बोल रहे हैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ट्रेनिंग
बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा वाले उसमें सर, जाके ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे जो डीजीएमओ थे हाँ। वो इसको अब देख रहे हैं सीधे, क्या इसलिए ये चर्चा ज्यादा सुनने में आ रही है? नहीं, इसलिए नहीं। हाँ। इस तरह की दोनों मिसाइल्स का एक साथ करना, जैसे बाई वन गेट वन वाला आता है मामला ना, अच्छा। तो ये भी दिखा दिया कि अग्नि भी चल रही है हाँ। और पृथ्वी भी चल रही है। हाँ। तो इसका मतलब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इज इन कमांड ऑफ इट्स एसेट्स, अपने एसेट्स को कमांड करती है। उसके बाद ट्रेंड लोग हैं, मौका पड़ा तो मारेंगे भी। और चिंता मत करना, पाकिस्तान में अगर तुमको चाहिए तो इसको हम सेकंड हैंड नहीं देंगे, एकदम फर्स्ट हैंड देंगे और एकदम फ्री देंगे, जब भी चाहिए वो बताना। और प्रतिबंध पर नेटो चीफ को भारत का करारा जवाब। हमें पता है हमारी प्राथमिकता, विदेश मंत्रालय ने कहा। रूस से तेल खरीदने पर दी थी बैन की धमकी, अब विदेश मंत्रालय ने कहा दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ऊर्जा जरूरत को पूरा करना हमारी प्राथमिकता, हम वैश्विक परिस्थितियों को देखकर ही फैसले लेते हैं। नेटो चीफ ने कहा था अगर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला नहीं रोका तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भी बैन लगा देंगे। अब सवाल यह है कि यूरोप के तो न जाने कितने देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को आज भी रशिया से पूरा कर रहे हैं, और नेटो कंट्रीज हमको बताएंगी कि अगर तुम रशिया से तेल खरीदोगे तो बैन लग जाएगा।